देखो तो ये हो गया कितना, मैंने बता दिया अभी 90.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है और 30 किलोमीटर पर, मतलब लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड ही मान लो इसे, ठीक है। तो इतना ही लिखो। और एक और लिख ही लो, 9वां पॉइंट इसे है, 8वां 9वां, इसे नीला ग्रह बोला गया है, ठीक है। नीला ग्रह बोला गया है पानी के कारण। पानी के कारण क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से ना पृथ्वी जो है, पृथ्वी में बहुत सारे समुद्र है, 20% में लगभग समुद्र ही हैं, तो ये समुद्र जो नीला कलर का दिखता है आसमान से, अंतरिक्ष से नीला ग्रह बोला गया है। पूरे सौरमंडल में मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, ये भी लिख लेना। 10वां पॉइंट लिखो। 10वां पॉइंट, हाँ, सब सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा पूछे, सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। दूसरा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो कि अल्फा सेंचुरी का एक हिस्सा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये पृथ्वी से, ये जो है ना, ये पृथ्वी से 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष के मालूम पता है ना कितना दूर है? जो कि दूसरा सबसे नज़दीक का है। सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और दूसरा जो तारा है इसके सबसे नज़दीक प्रोक्सिमा सेंचुरी जो 4.4 प्रकाश वर्ष है, और एक प्रकाश वर्ष के बराबर 94 खरब किलोमीटर होता है। खरब जानते हो ना, 94 खरब किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ष के इक्वल टू 94 खरब किलोमीटर होता है। और ये जो है ना दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है, पृथ्वी का नज़दीक का तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। एक और है साइरस या डॉग स्टार, वो 9.9 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, जो कि रात में सबसे चमकीला दिखता है। अगर रात में तुम्हें सबसे ज़्यादा चमकीला कोई तारा दिख रहा है तो वो साइरस या डॉग स्टार होगा। लिख लेना, रात में जो सबसे ज़्यादा चमकीला दिख रहा है ना रात में, वो साइरस या डॉग स्टार है तारा, जो कि 9.9 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। तो इसके बारे में लिख लो। 10 पॉइंट हो गया काफ़ी। हाँ, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया जो कि पृथ्वी से कितनी 9 पॉइंट। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वह सूरज के बाद पृथ्वी का सबसे दूसरा मतलब नज़दीक का तारा है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। सॉरी, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, दूसरा सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। एक साइरस और डॉग स्टार है जो कि क्या है, रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है, ठीक है, जो कि पृथ्वी से 9.9 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। अब मैं बता दिया हूँ कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितनी दूरी होती है। तो इतना है, और क्या इसमें जाननी है पृथ्वी के बारे में? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हाँ, तो देख लो ये। और जैसे पृथ्वी के बारे में आगे मैं बताऊँगा कि पृथ्वी की, अगर देखो ये तो ऐसे रहेगा, पृथ्वी झुका हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ पे एक कर्क रेखा होगा, 23.5 डिग्री पे जो रेखा गई है ना, 27 डिग्री पे वो कर्क रेखा है। जो 0 डिग्री पे रेखा गई है बीचों बीच, वो विषुवत रेखा है। एक 27 डिग्री दक्षिण की ओर गई है ना, उसे मकर रेखा कहते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा, ये भी इसी ओवर भी बता दिया हूँ, ठीक है। ये विषुवत हो गया, ये कर्क हो गया है, ठीक है, मतलब। और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। जैसे मैं बता दिया हूँ, आगे बताऊँगा कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच में काटते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है, वो विषुवत रेखा हो गया, इक्वेटर। इसके ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ 23.5 डिग्री पे जो रेखा गई है, 27 डिग्री पे, उसे कर्क रेखा बोला गया, जो भारत को बीचों बीच से काटती है। और एक दक्षिण ध्रुव की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे एक रेखा गई है, उसे हम मकर रेखा बोलते हैं। सूर्य जो है ना इसी दो रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमता है हमेशा, ठीक है। तो इसके बीच वाले जो बंदे पढ़ते हैं वो काला भूत बन जाते हैं। आई मीन जो भी ये रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बंदे रहते हैं वो अधिकतर काले होते हैं, ठीक है। जैसे चेन्नई हो गया, ये सब हो गया, जितने भी अधिकतर लोग काले हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ना ये दोनों रेखा में 2 बार चमकती है। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। अभी बस पृथ्वी के बारे में जान लो कि 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाता है। हो गया सारा कुछ, इसमें और कुछ तो है नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो और एक दो है पृथ्वी में, तो वो मैं आगे में कवर करवाता रहूँगा। फिलहाल तो इतना ही है कि पृथ्वी को और क्या क्या बोला गया, क्या नहीं है। इसमें वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में बताऊँगा आगे कितना कितना है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, 2% में कुछ भी है, ठीक है।
डे पॉइंट में और भी कोई चीज़ है, सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन है, लेकिन पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 28%। ठीक है, वही CO2 जो है मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा CO2 और शुक्र ग्रह पे CO2 ज़्यादा है। ठीक है, बुध ग्रह पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, वो मेटल टाइप का बना हुआ है, 70% मेटल का बना हुआ है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह सूर्य के जो है वो शुक्र है। तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह पृथ्वी है और पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो लगभग हमने इतना करोड़ किलोमीटर दूरी है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसको जी का वैल्यू बोलते हैं, यह है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड। और प्लायन वेग जो है पृथ्वी का प्लायन वेग, यहाँ भी लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो, 10 है ना तो 11वां पॉइंट लिखो यहाँ पे, प्लायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलना है, अंतरिक्ष में जाना है पृथ्वी से, तो इसकी स्पीड, किसी भी वस्तु की स्पीड होनी चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही अगर बृहस्पति का प्लायन वेग जानो तो वो 59 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर बृहस्पति ग्रह पे किसी को, बृहस्पति ग्रह से बाहर जाना है किसी को, तो 59 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। सबसे ज़्यादा पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा जो प्लायन वेग है वो बृहस्पति ग्रह का है। और इसका प्लायन वेग कितनी है पृथ्वी के, कि पृथ्वी के वायुमंडल से कोई चीज़ बाहर निकलना चाहता है पृथ्वी से, तो उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। उससे अगर कम हुआ तो कितना बंदा छटपट आ जाए, पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता कोई। ठीक है, अब पृथ्वी में सब बंदे सारे क्यों चिपके हुए हैं, तो सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो और कुछ तो पृथ्वी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ है वैसे, तो फिलहाल इतना के लिए रहने दो। 10 पॉइंट सारे प्लेनेट के बारे में 10-10 पॉइंट जानते हैं। ये इनर प्लेनेट में आता है। ठीक है, मंगल इनर प्लेनेट का सबसे अंतिम प्लेनेट है। तो अगला मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लेता हूँ। घूर्णन स्पीड समझ गए ना, दैनिक गति समझ गए ना, 35 घंटे 365 दिन में 6 घंटे होते हैं। पृथ्वी के बारे में ओवरव्यू समझ गए, जो बचा कुछ रहेगा मैं आगे कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही रहने दो, आगे में मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, एक और ले लेता ना, 12वां पॉइंट भी लिख लो यार पृथ्वी के बारे में। 12वां पॉइंट, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है, जिसकी जो कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इससे मैंने क्या बोला था, पर सेंटीमीटर क्यूब किसे बोलेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर का कोई बॉक्स है जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सारा 1 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स में अगर पृथ्वी का मिट्टी डालोगे ना भर के और उसका वेट करोगे उस मिट्टी का, तो 1 ग्राम होगा। ठीक है, जैसे मैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई क्षेत्रफल होता है, या मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब समझ जाओ कि जैसे मैं इसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वही बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले बॉक्स में अगर पृथ्वी का मिट्टी उठा के भर दोगे और उसका फिर वेट करोगे तो उसका जो वेट होगा वो 5 ग्राम होगा। ठीक है, दूसरा सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र नहीं है, बुध ग्रह है, याद रखना, मैं बुध में छोड़ दिया हूँ। दूसरा जो पूरे सौरमंडल में दूसरा जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है वो बुध ग्रह है, जिसकी डेंसिटी क्या है, 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी ही है। तो ये भी मैंने बता दिया। और क्या, अच्छा पृथ्वी की तो और भी मेन चीज़ बचा हुआ है अभी। ये 12वां पॉइंट, ये 13वां पॉइंट लिखो। पृथ्वी का व्यास कितनी है, तो पृथ्वी का 2 व्यास है। ठीक है, एक पहला है ध्रुवीय व्यास। ठीक है, ध्रुवीय व्यास जो है 12,000, ध्रुवीय नॉर्थ पोल से साउथ पोल 12,714 किलोमीटर का। एक है विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर का। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में डिफरेंस कितना है, तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस है, याद रखना हमेशा। जैसे में ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी ज्वाइड है, ऊपर से थोड़ा चपटा है। ठीक है, चपटा है ना ऐसा थोड़ा सा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब पृथ्वी को मैं सीधा कर देता हूँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये विषुवतीय व्यास हो गया, ये जो 20 से गया है ईस्ट टू वेस्ट, ये विषुवतीय व्यास है जो कि है 12,000। और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसकी जो है 12,714 किलोमीटर है। तो विषुवतीय व्यास किसे बोला गया है, जो पृथ्वी के बीच से गया है, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ जो है डिस्टेंस पृथ्वी का, वो है कितनी, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, तो डायमीटर समझ गए ना, और त्रिज्या इसलिए लिख लो, त्रिज्या इसका कितनी हो जाएगी,
12 13 14 पॉइंट लिख लो। त्रिज्या r इक्वल टू है इसका 6400 किलोमीटर, बस त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी के अंदर क्या क्या है सारे कुछ बताऊंगा, ठीक है। कोर है, मेटल है, क्रस्ट, मेटल, मेंटल, सारे कुछ बताऊंगा आगे। तो ये 6400 किलोमीटर का हो गया त्रिज्या इसका। और क्या, बस सूर्य से 13 लाख गुना छोटा है ये, और क्या मैं बताऊँ। बस ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास, सारा कुछ तो जान गए हो। घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण, एक दिन रात, लीप ईयर, सौर वर्ष, वार्षिक वर्ष, घूर्णन गति, दैनिक गति, सारे कुछ के बारे में तो मैंने बता दिया है। बस इतना ही काफ़ी है, जो बचा खुचा रहेगा मैं आगे कवर करवा दूंगा पृथ्वी में। अब लो यहाँ पे मंगल ग्रह, चौथा और लास्ट इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट आंतरिक ग्रह में चौथा और लास्ट ग्रह है मंगल। यहाँ लिखो मंगल, मार्स, ठीक है। कट रही है ना वीडियो, ठीक है। मंगल ग्रह क्या है, तो ये सूर्य से दूर नज़दीकी में, सूर्य से ये चौथा ग्रह है, ठीक है। ये ऑर्बिट हो गया, सन हो गया, ये यहाँ बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया। मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, ठीक है। दूरी कितनी है सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है, 22 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। एक चक्कर सूर्य का कब पूरा करेगा, 687 दिन। अपने एस पे एक चक्कर पूरा कब करेगा, 24 घंटे 6 मिनट में, ठीक है, मतलब साढ़े 24 घंटे में, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ, यही है। तो पृथ्वी से मतलब सूर्य से इसकी ये कैमा ग्रह है, तो सूर्य से ये चौथा ग्रह है, ठीक है। और क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, सूर्य से ये चौथा ग्रह है और इनर प्लेनेट में सबसे आखिरी ग्रह है, ठीक है, इनर प्लेनेट का। इसकी दूरी कितनी है, 22 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से 22 करोड़ किलोमीटर। व्यास कितनी है, 6,774 या 76 किलोमीटर, इसी लगभग में मान लो, या 96 जो भी है, 7 या 96 कुछ भी मान लो, इतना ही लगभग मान लेना। मतलब जो इसकी साइज़ है ना मंगल की, पृथ्वी के कोर की जितनी, पृथ्वी के अंदर जो है ना मिडिल में कोर है, कोर पृथ्वी की जितना ही गोला है वो निकेल और फेरस का बना हुआ है, बस उतने साइज़ का ही मंगल है, ठीक है। और पृथ्वी से मंगल की दूरी 23 करोड़ किलोमीटर है, क्योंकि दोनों का ऑर्बिट दूर दूर पे है ना। जैसे सन से तो दूरी सिर्फ 22 करोड़ किलोमीटर होगी, लेकिन पृथ्वी अगर यहाँ है तो मंगल यहाँ है, तो तिरछे में दूरी याद हो जाती है ना, ठीक है। तो मंगल का इतना है। मंगल में क्या है, मंगल का वायुमंडल, वायुमंडल लास्ट में पढ़ते हैं। वायुमंडल इसकी CO2 से बना हुआ है, 90% वायुमंडल जो इसका CO2, मीथेन, ये सबसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, और इसमें जो जीवन के जो हुआ है ना, मार्स ओडेसी नाम के एक उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, उससे पता चला है वहाँ पे पानी और बर्फ के बारे में। तो पहले इसका लिख लो परिक्रमण काल। परिक्रमण, क्रमण में बोल रहा हूँ, मतलब सूर्य का एक चक्कर। तो मार्स जो है, मंगल, सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है, तो सूर्य का एक चक्कर 687 दिनों में पूरा करता है। इसका जो अक्ष है ये भी 25 डिग्री पे झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी के जैसा ही इससे भी ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है। परिभ्रमण काल, तीसरा, चौथा, पांचवा। परिभ्रमण काल कितना है, परिभ्रमण जैसे बोले अपने अक्ष पे घूमना, पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पे घूम रहा है, तो एक चक्कर पूरे कब करेगा, 24.6 घंटे में, ठीक है। साढ़े 24 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष पे घूम लेता है, ठीक है। मतलब एक दिन रात लगभग पृथ्वी के बराबर ही होती है, और पृथ्वी के इतना ही ये भी 25 डिग्री पे झुका हुआ है समान अक्ष पे, इसलिए यहाँ पे भी मौसम ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है। छठा पॉइंट लिखो, इसकी ये भी 25 डिग्री का कोण बनाता है, और पृथ्वी इतना झुका हुआ है, 25 डिग्री अक्ष पे झुके हुए कारण ऋतु परिवर्तन होती है इसमें, यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होती है यहाँ भी, क्योंकि 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुका हुआ है, तो ऋतु परिवर्तन होती है। वैसे ये भी झुका हुआ है, पृथ्वी का, सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होती है। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पे है, इसका नाम है ओलिपस मेस्सी। और पृथ्वी पे सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से
3 गुना ऊंचा पर्वत है यहाँ पे, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, मंगल ग्रह पे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लगभग 8,849 मीटर है। ठीक है, 8 किलोमीटर 849 मीटर, लगभग 8.5 किलोमीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। इससे 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पे है पर्वत, 25 किलोमीटर, इतना लंबा समझो। तो इतना ही है, ऋतु हो गया ना। और क्या इसमें बारे में, व्यास हो गया, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अपने अक्ष पे साइज बता दिया। छठा, सातवां मैंने क्या बोला हो कि जो मंगल ग्रह पे बर्फ और पानी का कुछ भी जो पता चला है वो कौन से कृत्रिम उपग्रह से पता चला है, तो मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से पता चला है कि वहाँ पे पानी और बर्फ के कुछ साक्ष्य हैं। ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर एक अंतरिक्ष यान है जो कि मंगल पे गया था, गेल क्रेटर पे उतरा था। ठीक है, वहाँ के बारे में पता करने के लिए, वातावरण के बारे में पता करने के लिए। यहाँ का वातावरण जो है ना, ठीक है, पहले ये लिख लो कि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक एक ये अंतरिक्ष यान है। ठीक है, अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ये उपग्रह था, ये अंतरिक्ष यान था जो कि 2012 में गया था, नासा ने भेजा था इसे। ठीक है, 2012 में नासा ने भेजा था वहाँ पे। अब बोलेगा, पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि जो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो उतरा था वो मंगल ग्रह पे कहाँ उतरा था, तो गेल क्रेटर नाम के जगह पे उतरा था, वहीं से पता कर रहा है, अभी तक पता कर रहा है मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में। ठीक है, एक और लिखो, इंडिया ने भेजा था, इंडिया ने भेजा है, मंगल ग्रह पे नहीं भेजा था इंडिया ने, मंगल ग्रह के ऑर्बिट में भेजा है, जिसका नाम है मॉम नाम है, मतलब मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है, तो जो इसरो ने भेजा है, 8वां पॉइंट लिखो और 9वां पॉइंट लिखो, मॉम नाम का उपग्रह 2013 में, मतलब मार्स ऑर्बिट मिशन नाम का ग्रह जो है 2013 में इसरो ने भेजा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो है स्पेस एजेंसी, इसने भेजा था ऑर्बिट में, मंगल के ऑर्बिट में, अभी तक घूम रहा है, वहाँ पे पहुँच चुका है मॉम। 2013 में भेजा था इसरो ने। ठीक है, पता करने के लिए ऑर्बिट में भेजा, फिर मंगल ग्रह पे लैंड नहीं करवाया, ऑर्बिट में उसका चक्कर लगा रहा है, पता कर रहा है। 2013 में भेजा था मार्स ऑर्बिट मिशन, इसके पर एक मूवी भी निकला हुआ है, वही देखना, वही भेजा 2013 में। ठीक है, और पूरे सौरमंडल का सबसे, 10वां पॉइंट लिखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पे है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पे है, जिसका नाम है क्या, ओलिपस मेस्सी। ओलिपस मेस्सी। ठीक है, क्वेश्चन कोई पूछेगा, जैसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या कहीं भी आएगा कि पूरे सौरमंडल का बता दो ज्वालामुखी सबसे बड़ा कहाँ है, तो मार्स पे है, मंगल ग्रह पे है, जिसका नाम है ओलिपस मेस्सी, बहुत बड़ा है। फिर एक और क्वेश्चन लिखो 11वां, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, यहीं पे है, नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया, जो कि 25 किलोमीटर इतना ऊंचा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, तो लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा होगा। ठीक है, 11 पॉइंट हो गया। और क्या, इसके वायुमंडल और लिखो, जितना भी मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, 12 पॉइंट लिखो। इसका वायुमंडल CO2 जो है वो 90% से 95% CO2 का है। ठीक है, यहाँ पे मंगल ग्रह पे ही अभी एलन मस्क पगलाया हुआ है सबको भेजने के लिए, 6 महीना के अंदर कहीं ट्रांसफ़र कर दे पूरा धरती को वहीं पे, मतलब 1 मिलियन लोगों को 6 महीना के अंदर भेजने का ऐसा प्लान बोला है एलन मस्क ने। तो एलन मस्क बहुत खतरनाक व्यक्ति है, तो सभी को मालूम होगा, सच मान लेना उसके बारे में। तो उसने एक ऐसा ग्रह बनाया जहाँ इसरो और नासा, पूरी दुनिया, नासा इसरो सारे मिल के बंदे अभी तक एक ऐसा चीज़ नहीं बना पाया है रिटर्न रॉकेट वाली, और एलन मस्क ने अपना स्पेस एजेंसी में ये बना दिया है। कभी बना दिया था, वो तो अभी भयंकर ट्राई कर रहा है, कितनी मतलब अंतरिक्ष में आपको छोड़ देगा बंदा और वापस रिटर्न लेके आ जाएगा, अपने जगह पे ही वो यान जो है ना वो आके स्थिर हो जाएगा, मतलब मंगल ग्रह पे छोड़ देगा आपको प्लेन के जैसा, और वापस वहाँ से ला के धरती पे मिला देगा। मतलब लोग आजकल
भारत से अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, वो दूसरा ग्रह पे ही भेज रहा है बंदों को, ठीक है, दूसरा ग्रह पे ही भेज रहा है। मतलब आप अमेरिका लंदन छोड़ो, पृथ्वी के बाद छोड़ो, वो दूसरा ग्रह से भेज के आपको वापस ला रहा है मंगल से। ऐसा उसका मिशन है कि एक अगले 6 महीने के अंदर वो 1 मिलियन लोगों को भेज दे। तो इसका उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस, 2 ही उपग्रह है इसका। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का, ठीक है, और सबसे बड़ा बृहस्पति का है ज्ञानीमीड, ठीक है, उसका नाम है ज्ञानीमीड। गनीमीड बोलो या ज्ञानीमीड बोलो। तो यही था मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। इतना काफ़ी पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है। तो आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी है, बाकी तो सारे मैं बता ही दिया हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आया हो या समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है। समझ में नहीं आया हो, ज़्यादा बंदे का अगर मैसेज आया हो तो मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमारे सामने कुछ बंदे हैं जिसके समझ में इजीली आ गए हैं, तो आप लोग को तो आज ही जाएंगे, तो मानता हूँ आ ही जाएगा, इतना इजीली मैं तो समझा दिया हूँ। तो ये इनर प्लेनेट के बारे में हो गया, 4 इनर प्लेनेट के मतलब चारों आंतरिक ग्रह के बारे में मैंने आज बता दिया। अगले वीडियो में मैं 4 आउटर प्लेनेट जो कि बाहरी ग्रह है, जिसको जोवियन प्लेनेट बोला गया है, उसके बारे में बता दूंगा। जो बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, इसके बारे में बता दूंगा। फिर इसके लास्ट में धूमकेतु, चंद्रमा, ये सब बचा हुआ एक वीडियो में खत्म हो जाएगी। फिर पृथ्वी का आंतरिक, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।